हेलो बच्चों, जेई 2025 का जो मेंस एग्जामिनेशन है जनवरी अटेम्प्ट वाला, वो आपका या तो हो गया होगा या फिर जस्ट होने वाला होगा। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी रीज़न से इस एग्ज़ाम में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर हम सीधे सपाट वर्ड में बोलें जिनका ये एग्जामिनेशन र्यून हो गया है, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी बच्चे अगर किसी ने बहुत अच्छा किया है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर एडवांस का प्रिपरेशन, द बेस्ट ऑफ लक, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। और उससे रिलेटेड वीडियो भी आगे चल के आएगा। तो अभी ये तो प्राइमरीली उन्हीं बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रीज़न क्या हो सकता है पुअर परफॉर्मेंस का? सबसे पहले हो सकता है कि कोर्स ही कंप्लीट ना हुआ हो, मतलब जैसे तैसे लास्ट में करते करते कुछ परसेंटेज ऑफ कोर्स करके चले गए हों और उससे भी ढंग से क्वेश्चन ना सॉल्व हुए हों। या हो सकता है कि आपने कोर्स तो कर लिया है बट बिल्कुल बस वीडियो देख देखें या फिर लेक्चर देख देख के ख़त्म ही किया है, कुछ प्रैक्टिस नहीं की, तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हाथ नहीं चलेगा और बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। या फिर रिवीजन नहीं किया, मतलब सब कुछ ठीक था बट रिवीजन नहीं किया तो हमें चीज़ें याद नहीं आई एग्जामिनेशन के प्रेशर में, फिर क्रम्बल करके और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। या फिर अगर टेस्ट नहीं दिया है तो ऑफकोर्स आपको वो प्रेशर लेने की जो आदत है वो नहीं होगी कि विद इन टाइम हम कैसे कैलकुलेशन सही करते हैं। एक्चुअल एग्जाम में बहुत लोगों ने बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी की होगी और उनसे बहुत सारे मार्क्स लूज़ किए होंगे। या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जिनकी वजह से टाइम लूज़ हो गया, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर दिया, सर्फिंग में टाइम वेस्ट कर दिया, गेमिंग में टाइम वेस्ट कर दिया, इस तरह के और एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। या फिर चेंजिंग स्ट्रैटेजीज अगेन एंड अगेन, कि हमने पहले किसी स्ट्रैटेजी से काम किया, फिर हमें लगा एक दो महीने बाद कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है, फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज किया, तो जिससे प्रिपरेशन काफ़ी ड्यून हो जाता है। क्योंकि आजकल प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। मतलब नॉलेज का एक पार्ट तो होना ही चाहिए बट हमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, इतना इंटेंस कंपटीशन है कि आपका जो टाइम है उसका सदुपयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर बच्चे के लिए, मतलब अगर दो बच्चों के पास मान लिया 10 घंटे अवेलेबल हैं तो दोनों के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज़ बोला जाए कि आपको ये करना है। वो उनके प्रिपरेशन लेवल, रिसेप्टिविटी, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 7 डेज सर्फिंग चैनल फॉर शॉर्टकट या फिर वन शॉट, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर चैनलों पे कूदते रहते हैं कहीं मोटिवेशन ढूंढने के लिए या फिर कहीं स्ट्रैटेजीज ढूंढने के लिए। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉट क्वालिफाइड हैं ऐसी जिसे बोलते हैं कि सजेशन देने के लिए, वो भी गलत स्ट्रैटेजी बता देते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से बच्चे का बहुत क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाता है। या फिर बच्चे लास्ट में वन शॉट कर लेते हैं। तो देखो वन शॉट में अगर वन शॉट मान लिया एक 6 घंटे का देखा जाए वर्सेस अगर हम 1.5 घंटे की 4 क्लासेस करें, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। बिकॉज वन शॉट में क्या है कि आप एकदम मूवी की तरह देख रहे हो, आधी चीज़ें याद नहीं होंगी दिमाग में, दिमाग को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम वो लेक्चर 4 दिन में देखेंगे, मतलब एक लेक्चर देखा, फिर हमने कुछ प्रैक्टिस किया, फिर हमें कुछ डाउट आया, हमने वापस उसको जाके रेफर किया, तो ऐसे करके हमारे ब्रेन में पैटर्न्स डेवलप होते हैं। देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी। अगर कॉन्टीन्यूसली बैठ के हम 6 घंटे तक एक चीज़ देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे महीने का खाना शुरू में 5 दिन खा लें और बाकी 25 दिन ऐसे ही घूमते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जिसे बोलते हैं बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और जैसे वन शॉट वगैरह देखते हैं ये ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज नॉट एबल टू सिट फॉर 3 आवर्स, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स। अगर मान लिया आपने बाहर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लिया कहीं हमने सोशल मीडिया पे देख रखा है, फिर मेरे को लगता है पता नहीं व्हाट्सएप पे क्या है, या फिर मेरे को पता नहीं कि टेलीग्राम पे किसी ने क्या मैसेज भेजा होगा, या फिर और रेडिट पे बैठे हैं, तो ये अगर चीज़ें आपके नॉइज़ दिमाग में चल रहा है तो आपको कहीं पे भी मतलब कामली बैठ के 3 घंटे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इनपुट उनके ब्रेन में आ रहा है कि वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते 3 घंटे। तो एग्जाम में तो वो बैठना पड़ता है 3 घंटे का, जो कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से भी चीज़ें आते हुए भी बच्चे बोलते हैं कि पता नहीं मेरे को आता तो था बट मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, वहाँ पे आंसर ही नहीं आ रहा था। उसका रीज़न एक यही है कि कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होना, रॉन्ग गाइडेंस, या फिर फॉल्स स्टार्ट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी सो कॉल्ड पॉपुलर बच्चे, मतलब इन्फ्लुएंसर के पीछे हम चल पड़े, उसने बताया कि ये कर लो, हमने करना चालू कर दिया, जबकि उस इन्फ्लुएंसर को खुद ही पढ़ाने का जैसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया मेरी रैंक 600 आई तो मैं 600 के हिसाब से ही सोचूंगा अगर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। बट टीचर जो होता है उसके पास रैंक 1 से लेकर रैंक 1 लाख तक के बच्चों का इनफ एक्सपीरियंस होता है उनसे इंटरेक्ट करने का। तो हर बच्चे का उनको सक्सेस जर्नी या फेलियर जर्नी भी पता होता है पिछले कई सालों से। तो दे आर इन ए मच बेटर पोजीशन टू गाइड सम, मतलब स्टूडेंट्स रादर देन सम इन्फ्लुएंसर
जो मतलब अगर पढ़ा भी रहे होंगे एक आध साल से, तो उनको वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके और जो डिकेड्स का एक्सपीरियंस वाली चीज़ है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। या फिर इट कुड बी शैलो लर्निंग वाइल स्टडिंग विद नॉन सीरियस स्टूडेंट। मतलब एक ऐसा होता है कि बच्चा सीरियस है, खूब पढ़ना भी चाहता है, बट जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर वो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ चुटकुले सुनाए जाएंगे ताकि उस नॉन सीरियस बच्चों को इंटरटेन किया जा सके। तो उसमें ऐसा बच्चा बेचारा साथ में मर जाता है, जैसे बोलते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कि उसको जो लर्निंग मिली वो इन डेप्थ लर्निंग ही नहीं मिली, चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से बता दिया गया। तो ऑफकोर्स जेई में ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड की तरह के सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाए। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ट्विस्ट वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए डेप्थ में पढ़ना जरूरी होता है। तो दैट माइट बी मिसिंग। या नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन आफ्टर फिनिशिंग द थ्योरी, डीमोटिवेटिंग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशली जो शैलो लर्निंग करते हैं या फिर जिनको पुराना एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, उनको ऐसा होता है कि थ्योरी तो उन्हें चलो समझ में आ गया बट उनसे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होते। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी होता है कि स्पेशली इन मैथमेटिक्स आपको काफ़ी केवल थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं है, कुछ कुछ मैनिपुलेशंस भी आना चाहिए। और मैनिपुलेशंस इस बात पर डिपेंड करता है कि 9th 10th में हमने पढ़ाई कैसे की है। और काफ़ी कुछ जैसे बोलते हैं एक आईक्यू का पोर्शन भी होता है, एक्सपीरियंस से भी आता है। तो अगर बच्चे के पास वो मिसिंग है तो फिर क्या है, इट बिकम्स वेरी डीमोटिवेटिंग। बच्चा फिर बीच में ही छोड़ देता है रादर देन पुटिंग एफर्ट्स। या फिर ओवर थिंकिंग हो गया, लिविंग इन द पास्ट या फ्यूचर। मतलब कुछ बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हाई मैंने शुरू में 2 महीने वेस्ट कर दिए, काश में वो वेस्ट नहीं करता तो अभी मेरा कोर्स खत्म क्या हो गया होता, मैंने रिवीजन कर लिया होता, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई होती। या एक तो इस तरह की चीज़ें। दूसरा फ्यूचर में जीने वाले हैं कि जो ये सोचेगा कि अगर मैंने ऐसे कर लिया, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो फिर मैं आगे क्या करूंगा, मैं मार्च में क्या करूंगा, मैं एडवांस की तैयारी कैसे करूंगा। मतलब पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं रादर देन लिविंग इन द प्रेजेंट। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए खराब होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है, कैन आई स्टिल डू इट इन अप्रैल एग्जामिनेशन। अब बच्चे के पास ये आता है क्या मैं अप्रैल एग्जाम में ये वापस कर सकता हूँ। तो आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। ठीक है, इसी में आई विल से ऑल वॉन्ट बी एबल टू डू इट। मतलब जिन सबका एग्जामिनेशन खराब हुआ है, बहुत सारे लाखों में बच्चे होंगे जिनका एग्जामिनेशन खराब हुआ होगा, तो सब तो नहीं कर सकते बट डेफिनेटली सम ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट एवरी ईयर। कुछ बच्चे हमें बहुत, जैसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हमें सरप्राइज करते हैं। और बहुत सारा चंक ऐसा है कि जो सरप्राइज करता है, मतलब मे बी नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बट वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में अपना इंप्रूवमेंट लाता है। तो डिपेंड करता है कि आप जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखते हैं, कितना फोकस्ड रहते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, तो अब ये कैसे किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है, उसको जैसे बहुत सारे बच्चों से बात करके ये समझ आती है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर गिल्ट होता है, उन्हें पता लग जाता है कि क्या क्या उन्होंने गलतियां की हैं। नाउ दे आर फुल्ली मोटिवेटेड कि अब जो बचा हुआ टाइम है, ये जो लास्ट चांस है, इसको वो वेस्ट नहीं करना चाहते, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। बट वो करें क्या, मतलब कैसे काम करें कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, बेस्ट पॉसिबल उनका रिजल्ट आए, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है वो जस्टिफाई कर पाएँ और उसी हिसाब से रैंक आए। तो इसमें देखो, आई विल से कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले काम योर माइंड। उसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल इनपुट्स जो होते हैं उनको अगर तुम कट करोगे तभी हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं। जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है वो ऐसा नहीं है कि इधर फोरम में जाके उधर फोरम में जाके पूछ रहा होता है कि ये कहाँ से पढ़ूँ वो कहाँ से पढ़ूँ। ऐसा बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, आप एक रिसोर्स सेलेक्ट करो और उसके पीछे लग जाओ, बाकी सारी चीज़ कट कर दो। अगर कोई बच्चा ये सोचता है ना कि मैंने 1 घंटे ही तो सर्फिंग की है, उस 1 घंटे का जो इल इफेक्ट है वो पूरे दिन रहता है। मतलब क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ये ठीक है, और आजकल सोशल मीडिया पे या फिर फोरम्स में या ऐसी जगह पे चीज़ों को सेंसेशनलाइज किया जाता है ताकि व्यूज़ आए उनके ऊपर। तो वो जो सेंसेशनलाइजिंग जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती हैं बैक ऑफ द माइंड में, जिससे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिससे पोटेंशियल होते हुए भी, ब्रेन होते हुए भी, आईक्यू अच्छा होते हुए भी हम उसको चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही वहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहले इसलिए अपने माइंड को काम करने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सारे इनपुट को कट कर दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, कट ऑफ ऑल एक्सटर्नल नॉलेज, तभी आपके पास फोकस आएगा। ये ठीक है। काम योर माइंड का मतलब ये भी है कि अब अगर कोई गिल्ट में है तो उससे बाहर निकलना, कि चलो जो हो गया वो हो गया। अगर हम पास्ट में जिएंगे तो उससे पास्ट हमारा चेंज नहीं हो जाएगा बट उससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये श्योर है। अगर ये हमें रियलाइजेशन आ गया देन आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। मतलब
टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अगर हमने ये दो दो जो एंड पॉइंट्स हैं पूरे दिन के, अगर हमने इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया कि अगर हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 ही बजे डेली उठ रहे हैं, रात को अगर हम 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे ही डेली सो रहे हैं, और हमने दो एंड पॉइंट्स को फिक्स कर दिया तो जो बचा हुआ डे है वो हाईली प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। और आपकी बॉडी को पता होगा कि किस टाइम पे ब्रेन को काम करना है, किस टाइम पे गट को काम करना है, एंड सो ऑन। आपकी परफॉर्मेंस में अमेजिंग डिफरेंस आएगा। मतलब कभी कभी ये बोलता है कि बच्चा पढ़ने बैठता है बट उसके सिर में दर्द होने लग गया, उसके बेचैनी हो गई अंदर, उसका रीज़न ये भी है कि आपकी बॉडी ट्यून नहीं है, आपका जो दिनचर्या है वो हाईली हैफेजर्ड है। कभी हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 11 बजे उठ रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो पढ़ाई भी इफेक्टिवली नहीं होगी, तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख के पंप अप होके 2 दिन तो खूब पढ़ लेंगे, मतलब 15 घंटे पढ़ लेंगे, बट बस उसके बाद उनका वो डाउन हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए बट कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 दिन करके छोड़ दें। देन अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू सॉल्व द इशू, या फिर टूल, मतलब अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मान लिया मेरे को एक पेड़ फॉर एग्जांपल कट करना है, वैसे पेड़ कट करना नहीं चाहिए, बट अगर मेरे को पेड़ कट करना है तो आई शुड हैव अप्रोप्रिएट रिसोर्स उस काम को अकॉम्प्लिश करने में। ऐसा नहीं कि हम बैट बॉल वाला बैट लेके पेड़ काटने लग जाएं, तो हम मेहनत तो कर रहे होंगे बट वो इंटेलिजेंट मेहनत नहीं है, ऑफकोर्स वो बेवकूफ़ी भरी मेहनत है, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट वेस्ट होगा, बट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना, उनको पे अमल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पास्ट में हुआ होगा कि हमने किसी की बातों में आके कुछ चीज़ें चालू कर दी, आगे जाके पता लगा कि वो बिल्कुल खोखला है, केवल कोरी बातें निकली। एंड जो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने बोला कि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें थ्योरी समझ में आती है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उनसे, तो उसका भी हमारे पास एक रिसोर्स होना चाहिए कि इस चीज़ को हम टैकल कैसे करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अगर हमारे पास नहीं है, टूल्स नहीं है, तो मेहनत करना हमारा व्यर्थ जाएगा। फोकस ऑन प्रेजेंट, दिस आई हैव सेड कि अगर आप पास्ट में जी रहे हो या फिर फ्यूचर में जी रहे हो, दोनों को कट करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। मतलब एक हमने स्ट्रैटेजी फिक्स किया, फिर उसके बाद पर डे का हमारा एक एम फिक्स होगा, एक टारगेट फिक्स्ड होगा कि आज मेरे को यही अचीव करना है। हमारा फोकस कंप्लीटली उसके ऊपर होना चाहिए, रादर देन हम सोचे कि इसकी तैयारी कैसे होगी, एडवांस की कैसे होगी, वहाँ कैसे होगा, पापा कैसे क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी। इस तरह की चीज़ों को अगर कट कर दोगे और केवल प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे, जो प्रेजेंट में तुम्हारा टास्क है, टास्क इन हैंड है, उसको कंप्लीट करना चालू कर दोगे, अपने आप वो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। सेवेंथ इज ओनली फोकसिंग ऑन कंप्लीटली ऑन द टास्क एट हैंड। यही मैंने बात की कि अगर हमारा पूरा फोकस इसी चीज़ पे होगा कि आज का जो टास्क है वो अकम्प्लिश कैसे हो, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि आगे की चीज़ें सोचते सोचते जो टास्क है वो उसका बैकलॉग में चला जाता है, फिर जैसे ही बैकलॉग बनना चालू हुआ फिर उसको ये दिक्कत होने लगती है बैकलॉग में से मैं बाहर कैसे आऊँ। तो अगर हमने ये वाली चीज़ अचीव कर ली, 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अवेकनिंग कॉन्फिडेंट यू विद इन योर सेल्फ, 10th वाला फाइटर, मतलब 10th तक बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा फाइटर होते हैं, मतलब उन्हें मतलब डर नहीं होता, उन्हें लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो जरूर कर लेंगे। और बहुत जिसे बोलते हैं लोअर सिचुएशन से वो अपने आप को उठा के प्रूव करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे 10th बोर्ड में ऐसा किया होगा कि वहाँ पे भी वो इमेच्योर रहे होंगे, वहाँ पे भी वो केयरलेस रहे होंगे, बट लास्ट के कुछ 15-20 दिनों में कोई बच्चा 1 महीने में सीरियस होकर अल्टीमेटली परसेंटेज फोड़ देता है 10th के अंदर भी, क्योंकि उसके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट होती है, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ आराम से। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको बचपन से अच्छा परफॉर्म करने की आदत पड़ी होती है, उसे विनर बनने की आदत हुई होती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों से जब अब बात होती है वो बोलते हैं कि 10th तक तो मैं बहुत अच्छा बच्चा था बट अब पता नहीं क्या हो गया। उसका रीज़न एक ये है कि जब 10th तक हम फाइट करते हैं तो यूजली एक लोकल कंपटीशन होता है और उसमें आप मेहनत करके एक्सेल कर जाते हो, बट यहाँ पे अब एक जिसे बोलते हैं ना कि ग्लोबल या नेशनल लेवल का कंपटीशन हो गया, तो आप अपने जैसे फाइटरों से ही फाइट कर रहे हो। तो इवन इफ जो आपकी फुल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी सामने नहीं आ पाती, बिकॉज बंदा अपनी शेल में चला जाता है दूसरे को देख के। तो अब वो वाली फाइटिंग जो स्पिरिट है उसमें आपको वापस जगाना पड़ेगा कि जो 10th वाली चीज़ थी ना कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना, मेहनत करते चले जाना। मतलब फेलियर नाम का वर्ड सुना ही नहीं होता बच्चों ने, वो बोलते हैं कि कैसे नहीं होगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, ये वाला एटीट्यूड चाहिए। तो डेफिनेटली एटीट्यूड ऑल्सो मेक्स ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। देन वंस स्ट्रैटेजीज फिक्स देन नो चेंज टिल इट इज कंप्लीटेड। अगर मैंने ये स्ट्रैटेजाइज कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है कि प्रिपरेशन काफ़ी ट्रिकी हो गई कि पहले मेंस आएगा, फिर उसके बाद एडवांस आएगा, बीच में कुछ बच्चों का हो सकता है बोर्ड आ जाएगा। तो जो ये पूरा टाइमलाइन है वो 2-3
माइलस्टोन में डिवाइडेड है, तो उसके हिसाब से मेरे को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि इस जगह पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे क्या करूंगा। और एक बार मतलब भले हम एक दिन लगा दें स्ट्रेटजी बनाने में, बट जब एक बार वो बन जाए तो फिर ब्लाइंडली उसी को फॉलो करें। बच्चे क्या होगा कि 10 दिन बाद उसे सेल्फ डाउट हो जाएगा कि ये सही है क्या, फिर वो चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा कि पूरा एकदम जीरो हो जाएगा। अगर मान लिया वो स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% सही नहीं है, तो भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 90% आए। बट अगर हम डाउट करके उसको चेंज करेंगे 10-15 दिन बाद, तो फिर वो ट्रैक पूरा ही खत्म हो गया, टाइम जो प्रेशियस टाइम था वो लूज हो गया, फिर एकदम जीरो रिजल्ट आएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। देन कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। हमें ये समझ में आना चाहिए कि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है इस टाइम पे, बस वो वेस्ट नहीं करना है, बाकी उसको हमें 100% फुल्ली यूटिलाइज करना है। ये ठीक है, अपने ब्रेन को कोई भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं बतानी है कि आज चलो आज सो जाता हूँ, कल से पढ़ना चालू करेंगे, आज तो मेरे सिर में दर्द हो गया तो कल से पढ़ना चालू करेंगे, या फिर आज आईपीएल की सेरेमनी है आज देख लेता हूँ, कल से पढ़ना चालू करेंगे। ये वाली जो चीज़ें हैं यही बस जिसे बोलते हैं हमें डाउन पाथ पे ले जाता है। नेक्स्ट इज रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट 30-40 years ऑफ कैरियर डिपेंड्स ऑन इट, सो आई कैन बी सीरियस फॉर एटलीस्ट 3 months बाय लीविंग ऑल अदर एडिक्शंस। मतलब हमें ये समझ आना चाहिए कि जो भी हमारी जेई की रैंक आएगी उससे हमारा आईआईटी डिसाइड होगा, उससे हमारा ब्रांच डिसाइड होगा, और उससे आगे चल के जो कैरियर है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देता है, तो जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा कैरियर पे, स्टार्टिंग उतनी अच्छी जगह से होगी, तो उस पर हमारा 30-40 ईयर का कैरियर डिसाइड होगा। तो अगर 30-40 ईयर का कैरियर स्टेक पे है, तो हम 3-4 महीने के लिए तो सीरियस हो ही सकते हैं ना, फुल्ली अपना 100% दे सकते हैं, बाकी सब नेगेटिविटी को हटा के। दिस अपने दिमाग में बिल्कुल रखें। 12th इज आई विल नॉट बो डाउन, मतलब ये सारी चीज़ें बोलो कि आई विल नॉट बो डाउन, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई विल गिव माई बेस्ट, सिंसियर, ट्राई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। मतलब जब हमारे रिजल्ट का फियर हट जाता है ना, जब हम ये सोचते हैं कि मेरे को ट्राई करना है, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। जब हम रिजल्ट सोचने लगते हैं तो हमारे ट्राई में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट अगर मैं ये सोचूं ना सिंसियरली, ये ठीक है, जिसे बोलते हैं ईमानदारी से मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आई विल फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनसे अभी बात होती है वो गिल्ट और जिसे बोलते हैं ना वो अपने आप को अशेम्ड फील करते हैं, काश मैं मेहनत कर लेता तो इतनी बुरी हालत नहीं आती। और बच्चे इस तरह की बात बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूं, उनको क्या बताऊं, वो तो बहुत हाई होप लेके बैठे हुए हैं, उन्हें जब रिजल्ट पता लगेगा तो उनका क्या हाल होगा। इस तरह की चीज़ों से गिल्ट ट्रिप पे घूम रहे हैं वो। तो अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तो फिर कभी गिल्ट नहीं आएगा रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अगर वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बेस्ट एफर्ट दो और रिजल्ट ना आए, बट अगर 1% ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ भी, तो फिर वो गिल्टी फील नहीं करेगा, उसे लगेगा मैं जो कर सकता था अपना बेस्ट मैंने किया, उसके बाद बाई चांस रिजल्ट नहीं आया। तो सपोर्ट फ्रॉम टीम कंपटीशन क्या होता है, अगर आपने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी प्रॉब्लम है और आपने अगर वो सॉर्ट आउट कर रखे हैं, वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट विद दैट। बट अगर आपको टीम कंपटीशन की तरफ से हेल्प चाहिए तो वी आर स्टार्टिंग आर CQ बैच, जिसके अंदर हमने एक एक चीज़ को बहुत एनालाइज करके, बहुत स्टडी करके रखा है, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उस टाइम के अंदर हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एक बच्चे के लिए, जिससे उसकी 99 परसेंटाइल आ जाए। एक बार अगर वो आ गया तो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है कि फिर बच्चा एडवांस में भी ज़बरदस्त फाइट देता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पास्ट ईयर में हमने देखे हैं। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जेई मेंस अप्रैल 2025 इन बेस्ट पॉसिबल वे विद इन गिवन टाइम। तो इस गिवन टाइम में बेस्ट क्या किया जा सकता है, आइडियल चीज़ें अलग हो सकती हैं, बट हो सकता है उस आइडियल चीज़ को करने के लिए हमें 1 साल चाहिए। तो इस गिवन 2-3 मंथ में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन दिस कोर्स। सो स्टार्टिंग डेट इज 30th जनवरी, एंड डेट इज जब तक मतलब लेक्चर शेड्यूल होंगे वो 20 मार्च तक होंगे। 5th अप्रैल के बाद से एग्जामिनेशन होगा, तो 10-15 दिन की हमें एक विंडो मिलेगी सॉलिड सारी चीज़ों को वापस रिवाइज। वैसे तो कॉन्टिन्यूसली रिवीजन चलता ही रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, बट लास्ट में एक साथ खूब सारे टेस्ट दे के हम बहुत सॉलिड पंच दे सकते हैं अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल का डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो जनवरी वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हमें थोड़ा सा और बेटर तैयार होना पड़ेगा। बट इस बैच का जो एक्सेस है वो 30th जून तक रहेगा, क्योंकि बाद में भी एग्जाम होते हैं, कुछ बिट सेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, बच्चे वो भी लिखते हैं। बिट सेट वगैरह सबका रास्ता जेई के थ्रू ही जाता है। तो बिट सेट हो गया, WBJE हो गया, MSCT हो गया, कॉमेड के हो गया, इन सब एग्जामिनेशन के लिए भी जेई की जो प्रिपरेशन है वही रिक्वायर होती है। दैट इज़ वेरी इसेंशियल। तो अगर कोई बच्चा इसको लेता है उन सारे एग्जाम में भी वो फोड़ के आएगा।
ठीक है, फीस इसकी 3999 है और इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है अगर आपका 97 परसेंटाइल आया है, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले मेंस में। ठीक है, तो आपको ये जो फ़ी है इसमें से जीएसटी वाला जो पार्ट है वो छोड़ के, मतलब 18% वाला जो पार्ट है वो छोड़ के बाकी की फ़ी आपको रिफंड कर दी जाएगी। कब मिलेगी फ़ी? जब फाइनल देखो जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि उससे पहले हमारे लोग यूजुअली बिजी होते हैं, तो वो हमारी कट ऑफ डेट है कि जब जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया उसके बाद वी विल बी, उससे पहले पहले विद इन दैट टाइम फ्रेम वी विल बी रिफंडिंग योर फीस। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ बट मेरा मान लिया 95 परसेंटाइल आया तो मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा, एडवांस में मैं अच्छा कर जाऊँ तो उसके लिए भी हमने बोला कि अगर एडवांस के अंदर भी आपका अगर CRL जो है वो 25,000 के अंदर आ जाता है तो भी हम फी रिफंड करेंगे। मतलब किसी भी मेंस में 97 परसेंटाइल ले आओ या फिर एडवांस में 25,000 के अंदर रैंक ले आओ, वी विल बी रिफंडिंग द फीस लेस GST। ओके, तो सी क्यूब ऑल्सो इंक्लूड्स 50 लेक्चर हैं पर सब्जेक्ट, जो थ्योरी लेक्चर है जिसके अंदर क्वेश्चन डिस्कशन भी है, प्लस 25 प्रैक्टिस सेशंस हैं पर सब्जेक्ट। अब ये जो 25 प्रैक्टिस सेशंस हैं इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, तो अगर कोई बच्चा साथ में चला सकता है तो वो ऑफकोर्स इनको करेगा। बट अगर किसी बच्चे का बोर्ड भी आ रहा है, टाइम लिमिटेड है, तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट वो अभी के लिए छोड़ दे। केवल ये जो 50 लेक्चर हैं इसके अंदर थ्योरी भी डिस्कशन किया गया है, प्लस इसके अंदर क्वेश्चन भी डिस्कशन किया गया है, दैट विल बी सफिशिएंट। फिर इसके अलावा हर लेक्चर के साथ एक प्रैक्टिस DPP भी मिलेगी जिसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन दोनों अवेलेबल है DPP प्रैक्टिस करने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चीज़ पढ़ें फिर वैलिडेशन के लिए क्वेश्चन करें। हम केवल एक ही लाइन में पढ़ते ही चले जाएं, लेक्चर देखते चले जाएं और लास्ट में सोचेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज़ नॉट डन। चीज़ों को प्रॉपरली ही करेंगे तभी अच्छा स्वाद आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं रोटी खा लूँ फिर उसके बाद हम सब्जी खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपरली जब चीज़ों को एक साथ ब्लेंडेड होना चाहिए तभी उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम आता है। तीसरा, डाउट सॉल्विंग जूम डेली आएगा और टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। C3 के CQ के पार्ट टेस्ट ऑन क्यूमुलेटिव सिलेबस कंप्लीशन के बेसिस पे चलते रहेंगे। जैसे मान लिया पहले वीक के बाद, पहले वीक में जितना सिलेबस हुआ है उस पर टेस्ट हुआ, फिर दूसरे वीक के बाद फर्स्ट और सेकंड वीक में जो सिलेबस हुआ है उसके ऊपर टेस्ट हुआ, तो वो टेस्ट चलते रहेंगे। बट उसके साथ ही अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जो है जिसमें लगभग 15-20 फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे, दैट इज ऑल्सो गिवन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस कोर्स। BTS जो है वो बिट सेट की जो टेस्ट सीरीज है इसके भी टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। WBJE और MSCT अगर कोई दे रहा है तो उसके कुछ टेस्ट भी इसमें, मतलब उसके जितने भी हम कराते हैं वो सारे टेस्ट इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढने में। मैक्सिमम बच्चे यही सब एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये एग्ज़ाम सारी ईच एंड एवरीथिंग हम यहीं पे दे रहे हैं। वैसे बिट सेट की जो अलग से कॉस्ट है वो 1000 के आसपास है, ये UTS 450 रुपये के अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट इसके अंदर वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे जो आप फीस दे रहे हो, अगर कोई बच्चा 97 परसेंटाइल ले आता है और कोई बच्चा अगर सिंसियरली इसको फॉलो कर रहा है वो आराम से 99 क्रॉस करेगा। अगर उसका IQ एवरेज या अबव एवरेज है तो आराम से 99 परसेंटाइल क्रॉस करेगा, तो इट विल बिकम फ्री। अच्छा, अनशेड्यूल्ड लेक्चर भी देना मिलेगा इसमें। जो एक तो ये लेक्चर की शेड्यूलिंग होगी, डेली 3-3 लेक्चर आएंगे PCM के, एक लेक्चर। बट अगर कोई बच्चा का हो सकता है कि वो CQ इसलिए ले रहा हो कि उसका एक सब्जेक्ट वीक है, तो उसे बाकी 2 सब्जेक्ट में तो एडवांस की तैयारी करनी है, बट एक सब्जेक्ट उसका बिल्कुल 0 पे है, वो CQ से करना चाहता है, तो इसलिए उसके पास तो ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा। एक ही दिन में वो 2-3 लेक्चर एक ही सब्जेक्ट के देख सकता है, तो जो नॉर्मल शेड्यूलिंग वाली चीज़ है वो उसको फिट नहीं होगी, तो इसलिए अनशेड्यूल्ड लेक्चर भी बच्चों को मिलेंगे। या फिर कुछ बच्चों को ऐसा होगा कि 3-3 चैप्टर वो छोड़ के चले गए जिसमें उनको फोबिया था, बट अब अप्रैल के लिए तो हम अपना बेस्ट पॉसिबल तैयारी करेंगे, तो वो 3 लेक्चर भी वो अब चाहेंगे कि मेंस लेवल पे तो पहले वो सॉलिडली तैयार कर लें। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन के लिए हम अनशेड्यूल्ड लेक्चर भी देते हैं। उसके बाद जो PYQ एक्सप्रेस है, अच्छा ये अपने आप में 2-3 का प्रोडक्ट है जो हम इसके अंदर अब कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर वी वॉन्ट बी गिविंग इट। PYQ एक्सप्रेस में बेसिकली क्या है कि 19 से लेके 24 तक के, और अब जब 25 को क्वेश्चन आएंगे दैट ऑल्सो वी विल इंक्लूड, उनके सोल्यूशन मैप सारे क्वेश्चंस के बताए गए हैं। ये ठीक है, तो उसमें पर चैप्टर ऑन एंड एवरेज 100 क्वेश्चन है। तो अगर कोई बच्चा जैसे पहले DPP कर ली, जो हमने पहले प्रैक्टिस सेशन दिया वो सब कर लिया, उसके बाद अगर वो और ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसके पास और ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है 10 घंटे में थक जाए, दूसरा बच्चा बोल सकता है कि मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूँ डेली,
तो उसके पास और टाइम अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे पीवाईक्यू एक्सप्रेस की हेल्प ले सकता है। अब पीवाईक्यू एक्सप्रेस में क्या है कि ऑन एंड एवरेज हमने 1 मिनट में एक क्वेश्चन डिस्कशन किया है। तो अगर कोई बच्चा मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर उठाता है, उसके अंदर 150 के आसपास क्वेश्चन है, तो वो उसके 1.5-2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएंगे। 1.5-2 घंटे में वो समझ सकता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला, ये सॉल्व कैसे होगा। वो जो सोल्यूशन मैप है उसके थ्रू अगर वो जा रहा है तो उसे अमेजिंग एक्सपोजर मिलेगा। मतलब उसकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी अलग ऑर्बिट में चली जाएगी अगर उसके ये टाइम निकाल लिया। या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें थ्योरी तो आती है बट क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये नहीं पता। तो उनके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी ए जबरदस्त बून कि वो क्या कर सकते हैं कि पहले वो एक बार पीवाईक्यू एक्सप्रेस देख लें पूरा कि क्या क्या सॉल्व किया गया है, कैसे मैनिपुलेशंस हैं। फिर उसके बाद वो 1-2 दिन के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को वापस ट्राई कर सकते हैं। उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि वो 40 क्वेश्चन को ट्राई कर लें। तो एक चैप्टर में अगर हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे ऑन एन एवरेज तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये मतलब इस तरह की असिस्टेड जिसे बोलते हैं लर्निंग हो गई। इसको मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे कोई बच्चा जिम में जाता है तो शुरू में जब वो वेट उठाते हैं तो हो सकता है कि उसकी मसल्स में इतनी पावर ना हो, तो सामने वाला जो ट्रेनर है वो उसको हेल्प करता है उठाने के लिए। बट 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद उसकी हेल्प का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाता है क्योंकि उसकी मसल में इतनी पावर आ जाती है कि वो खुद ही उठा सकता है। तो अगर कोई बच्चा ये पूछे कि अगर कोई दूसरा हेल्प करे तो उसका फायदा ही क्या है, तो डे 1 पे मसल थोड़ा ना बन जाएगी। तो यहाँ पे भी बेसिकली ब्रेन की मसल के ऊपर इस तरह का काम कर रहा है। जो पीवाईक्यू एक्सप्रेस है वो उस तरह का आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप लगातार वो करोगे, लगातार एक्सपोजर अपना बढ़ाओगे तो आपको सब तरह की मैनिपुलेशंस आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद वही क्वेश्चंस आपसे अपने आप या उसी तरह के नए क्वेश्चंस आपसे अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। और जेई अभी ये जो जनवरी का टेस्ट है इसमें बहुत सारे बच्चों ने आके बोला कि इसका उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। उनकी लास्ट तक प्रैक्टिस बहुत कम थी बट इसमें उन्होंने 10 दिन का टाइम इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से 3-4 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा कर पाए। और 3-4 क्वेश्चन का मतलब तो हज़ारों में रैंक ऊपर जंप हो गया। 8th इज यू विल गेट ऑथेंटिक गाइडेंस बाय डिकेड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मतलब यहाँ पे कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं है जो अभी 1-2 साल पहले ही कॉलेज से बाहर आए हैं। डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, हर तरह के बच्चे को देखा हुआ है। 9th फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज ट्रैक्स एंड ग्रेडेड रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम। तो जैसे सबसे पहले तो हमने बोला कि आपको सबसे पहले तो यही 50 लेक्चर करने हैं, उसके बाद और टाइम अवेलेबल है तो ये प्रैक्टिस सेशन और कर सकते हो। या फिर किसी बच्चे को जैसे इस तरह की दिक्कत है कि क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है उसे ये नहीं पता, तो फिर वो पीवाईक्यू एक्सप्रेस की हेल्प ले सकता है और फिर उन्हीं क्वेश्चन को वापस 1-2 दिन बाद कर सकता है। तो इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको जिस जिस तरह की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। मतलब ये रिजिड नहीं है कि एक क्लासरूम में बैठ के अब जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी को पढ़ाया जा रहा है। वो चाहे एक बच्चा 2000 की रैंक पे बैठा हो, एक 20,000 की रैंक पे बैठा हो या एक 2 लाख की रैंक पे बैठा हो, सभी को एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि सभी के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। यहां पे यू हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी प्रिपरेशन लेवल, आपकी रिसेप्टिविटी के हिसाब से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का एक मतलब ये भी है कि जैसे इसी के अंदर आपको यूटीएस भी मिलेगा जिसमें मेंस लेवल के टेस्ट दिए जाएंगे। अगर मान लिया कोई बच्चा इससे स्टार्ट करता है, खूब मेहनत करता है, 10-15 दिन बाद वो यूटीएस में 160-170 प्लस मार्क्स लाने लग जाए, तो फिर वो अपनी प्रिपरेशन के एक पार्ट को एडवांस की तैयारी के लिए भी डेडिकेट कर सकता है कि वो एडवांस की तैयारी भी उसने साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चन करना चालू कर दिया 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट में। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। या फिर जैसे मैंने बोला कि किसी को एक सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत है, किसी को 10 चैप्टर्स में बहुत दिक्कत है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे आराम से कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि उसको जो ज़रूरत है वो वहीं पे अपने एफर्ट लगा रहा है। वो ऐसा नहीं कि बाकी क्लास को ये नहीं आता तो चलो मैं भी यही पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं उस क्लास में बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे के कुछ चैप्टर्स वीक हो या फिर कोई सब्जेक्ट वीक हो तो वो करना चाहता है बट वो एक रिवीजन भी करना चाहते हो। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, देखो सीक्यू का पर्पज़ है पूरे कोर्स को पढ़ाना, ये ठीक है, रिवीजन नहीं है। रिवीजन के लिए हमारा एक बैच है चैंप स्टार। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, पहले वो सीक्यूब से जो जो उसके ट्रबल सम एरिया थे उनको पहले वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो चैंप स्टार से पूरे कोर्स का रिवीजन स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए ये रिवीजन कोर्स है। मतलब इसका रिवीजन में री लिखा है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इतना बोलने के बाद भी कुछ बच्चे जिनको तैयारी करनी होती है मेंस की, वो ये खरीद के बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं इसकी तैयारी, मेंस की तैयारी यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये तैयारी करने के लिए नहीं है, तैयारी करने के लिए तो सी क्यूब है, थ्योरी वहाँ पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे तो बस
थ्योरी का एक ब्रशअप दिया जाएगा क्योंकि यहाँ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्री फीस है 2999। ये भी 30th से स्टार्ट हो रहा है, 10 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा। ऑफकोर्स ये पहले खत्म हो जाएगा। एंड एक्सेस जो रहेगा वो बिल्कुल वैसे ही 30 जून तक रहेगा। जो रिफंड पॉलिसी है वो भी सेम है जो CQ वाली है, एग्जैक्टली वही यहाँ पे है कि अगर आपका 97 परसेंटाइल आता है किसी भी मेंस में तो फी रिफंड हो जाएगा, या 25,000 CRL आता है तो भी रिफंड हो जाएगा, लेस GST, ठीक है। इस कोर्स के अंदर 25 थ्योरी ब्रशिंग लेक्चर्स हैं पहले, जिसमें एक थ्योरी को रिवाइज किया गया है जल्दी जल्दी। फिर सेकंड 25 प्रैक्टिस सेशंस लेक्चर आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। उसके बाद 25 DPP आएगी, मतलब एक दिन में आपने थ्योरी ब्रशअप किया, फिर दूसरा एक प्रैक्टिस लेक्चर देखे जिसके अंदर अच्छे अच्छे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन किया। फिर उसी दिन आपको एक 25 DPP वाली एक 25 क्वेश्चन वाली DPP मिलेगी जिसमें आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि बहुत सारा टाइम वो इसी में वेस्ट कर देते कि कौन सी बुक से करूं, कैसे करूं, कितने क्वेश्चन करूं, क्योंकि बुक उठाते उसमें 500 क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ूं, कौन से क्वेश्चन करूं। इसी में उनकी प्रिपरेशन मतलब अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से उनका जो रैंक है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज ग्रेडेड एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको दिया जा रहा है कि पहले आप टास्क 1 कंप्लीट करो तो फिर आपके पास टास्क 2 है, फिर वो कंप्लीट करो फिर टास्क 3 है, इस तरह की चीज़ें। अगेन डाउट सॉल्विंग इसमें वैसे ही इंक्लूडेड है। UTS, BTS, WB, JEE एंड MSCT की जो टेस्ट सीरीज़ है वो इसके अंदर ऐसे इंक्लूडेड मिलेगा, और चैम के जो अपने पार्ट टेस्ट है वो तो ऑफकोर्स इंक्लूड हो गई होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो CQ और ये दोनों ही लेना चाहें, तो उन बच्चों के लिए हमने कॉम्बो बेस्ट दिया है। और इसमें अगर हम इंडिविजुअली फीस देखेंगे तो 7,000 है, तो उसमें 1,000 का यू विल गेट डिस्काउंट एंड यू विल गेट द फीस ऑफ 5,998 अगर आप दोनों को एक साथ लेते हैं। इससे रिलेटेड जो रिफंड पॉलिसी ऑफ कोर्स वो सेम ही है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन कॉल एट Tetra8 Tetra021 इस नंबर पे, या फिर 7410 900 है, 906 है, 908 है। और जो इस कोर्स कहाँ से रजिस्टर करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन और पॉइंट बच्चे को दिमाग में क्या आ सकता है, विल CQ इज सफिशिएंट। तो देखो, जो CQ डिज़ाइन किया गया है, मतलब तुम्हारे लिए तो ये पहली बार प्रिपरेशन होगा। जो CQ डिज़ाइन किया गया है वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जिसको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और एक एक एलिमेंट को बहुत सोच समझ के डाला गया है। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने ऐसे ही बना दिया है। तो जो भी टाइम अवेलेबल है उसमें आप खुद कुछ करने जाओगे, बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपका जो जिसे बोलते हैं ना कि आउटपुट आएगा, वर्सेस अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा। बहुत सारे बच्चे बैठ के देखो, JEE में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ रहा है, उनसे वही नहीं हो रहा। और ऐसा बच्चा फिर डाउट कर रहा है कि CQ सफिशिएंट है या नहीं। तो ये हास्यास्पद बातें हैं कि पहले जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि सफिशिएंट है या नहीं है, कि मतलब कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इस कोर्स को करके। और बहुत सारे बच्चे 99 परसेंटाइल इसको लाए हुए हैं। हाउ आई विल प्रिपेयर फॉर एडवांस। तो देखो, जिस बच्चे का मेंस का प्रिपरेशन एकदम वेस्ट हो गया होगा, तो उसको जो JEE एडवांस की प्रिपरेशन है और मेंस की प्रिपरेशन है उसको पैरेलल में चलाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। मतलब अगर वो एडवांस की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करेगा तो क्या होगा कि जो अप्रैल अटेम्प्ट आएगा वो मेंस की प्रिपरेशन में से ही टाइम निकाल के वो एडवांस की प्रिपरेशन को देगा। एडवांस की प्रिपरेशन का मतलब ही क्या है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस। थ्योरी तो दोनों की सेम ही है। अब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक दो तीन मेंस के क्वेश्चन मिला के एक एडवांस का क्वेश्चन मिलता है, तो थोड़ा सा डेप्थ में सोचना पड़ता है। अदरवाइज थ्योरी वाले टूल सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर वो मेंस की प्रिपरेशन में से कट करके एडवांस की प्रिपरेशन को करेगा, और अगर उसका अप्रैल बेकार हो गया इसी वजह से, तो फिर वो एडवांस की प्रिपरेशन उसका किसी काम का ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रिपरेशन को सीरीज में ऐड करें, पैरेलल में ऐड ना करें, ये ठीक है। जो सॉलिड CQ का बेस होगा उसके ऊपर सुपर सॉलिड एडवांस की प्रिपरेशन बिल्ड की जा सकती है। प्लस जितने भी अदर एग्जामिनेशन है, बिट सेट, WB, JEE और एटसेट्रा, इन सब के लिए आपको सॉलिड बेस की प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब हम एडवांस की प्रिपरेशन ज़बरदस्ती चालू कर दें और मेंस की प्रिपरेशन हमारी हो ना रही हो, तो हमारे बाकी सारे एग्जाम भी जाएंगे, मेंस भी जाएगा, एडवांस भी जाएगा। तो
इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला कि उल्टा सीधा सोचना बंद करें, पहले काम करना चालू करें। अगर हम स्टार्ट वर्क, बच्चे बैठ बैठ के ना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, बस क्या नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। एक बार जब वो मेहनत करेंगे, 10 दिन लगातार अगर पढ़ लिए, तो उन्हें अपने आप उनके दिमाग के सारे जो भी डाउट है वो दूर हो जाएंगे एंड दे विल फील कॉन्फिडेंट। बट उसके लिए एक बस सिंसियर एफर्ट लगाना और मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो, अब से लेके जो जेई अप्रैल का जो एग्जाम होएगा मेंस वाला, उसमें 60-70 दिन होगा। एक भी दिन आप वेस्ट करते हो तो उसको आप ये मानो अपने दिमाग में कि आपकी 0.1 परसेंटाइल नीचे आ गई। 10 दिन वेस्ट कर दिया मतलब एक पूरी परसेंटाइल नीचे आ गई। ठीक है, एक परसेंटाइल नीचे आने का तो मतलब आपको समझ में आते ही होगा कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपका आईआईटी या फिर एनआईटी का कॉलेज या फिर जो ब्रांच है वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट इन पास्ट हैव डन इट एंड हैव गॉट रैंक विद इन 10,000। मतलब सी क्यूब से हमने बहुत सारी रैंक निकाली है। बहुत सारे बच्चों के 99 परसेंटाइल आता है। एक बच्चा तोलानी था, उसका कुछ 6-7 हज़ार रैंक आया था। ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। वरना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 99 परसेंटाइल आए और बाद में उन्होंने जेई एडवांस में मेन आईआईटी के अंदर सेलेक्ट किया है। मतलब ऐसे भी नहीं कि पीछे वाले आईआईटी के अंदर, मेन आईआईटी के अंदर तक गए हैं। बट वो बच्चे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे जिनका एग्जामिनेशन खराब हुआ है। उनमें से कुछ ही बच्चे सक्सेसफुल होंगे। और कुछ बच्चे कौन सक्सेसफुल होंगे? जिनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, जो फालतू दिमाग चलाने की बजाय उन्होंने पढ़ाई करना चालू कर दिया होगा, अपने फोकस हो गए होंगे कि पहले जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। जितने आपके रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, जब यही कंप्लीट नहीं हो रहे तो इनफ और नॉट इनफ का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं पहले एक बार कंप्लीट तो करो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि क्या करना है। तो इसी के साथ आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल से कि अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आई विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। अब मैं अपना पूरा 100% आई विल गिव टू माई जेई प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।